हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है वर्सटाइल स्टडी एंड व्लॉग्स में। आज का हमारा वीडियो होगा मटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 और इसके साथ साथ ही जो इसका अमेंडमेंट हुआ था 2017 को, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम की अमेंडमेंट का एक प्रोविज़न देख लेते हैं कि ये कैसे आया। तो ये जो नया प्रोविज़न अमेंडमेंट आया था वो 1 अप्रैल 2017 में इफेक्टिव हुआ था। प्रोविज़न ऑन क्रैश फैसिलिटी सेक्शन 11A शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2017। जो एक क्रैश फैसिलिटी दी गई थी वो भी इफेक्टिव हुई थी 1 जुलाई 2017 को। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ये जो कोड है ये मैंने आपको पहले भी अपने कई वीडियो में बताया है कि जो 4 न्यू लेबर कोड आए हैं उसमें ज़्यादातर हमारे सारे एक्ट को, मोस्ट ऑफ द एक्ट को कंसोलिडेट करके इन 4 एक्ट में बना दिया गया है, जिसमें से एक है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जिसमें कि 9 एक्ट को सबमर्ज किया गया है। और आज की प्रेजेंट डेट में मटर्निटी बेनिफिट एक्ट ये रिपील्ड हो चुका है। ठीक है, ये उस सोशल सिक्योरिटी कोड में आके मिल गया है। फिर हम देख लेते हैं एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी मीन्स कि कौन कौन क्या के ऊपर ये लागू हो रहा था एक्ट। तो द एक्ट वॉज एप्लीकेबल टू ऑल इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट में क्या इंक्लूड था? फैक्ट्रीज, माइन, प्लांटेशंस, गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट, शॉप्स, establishment under the relevant applicable legislation or any other establishment as may be notified by the central government। इसमें कि जितने भी माइंस, प्लांटेशंस, गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट या जो लोकल जितने भी अथॉरिटी के अंडर भी अगर कुछ कोई इस्टेब्लिशमेंट है वो सारे, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के द्वारा बनाए गए हैं वो सारे ही इन्वॉल्व होंगे, पार्ट रहेंगे, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट में एटलीस्ट मतलब 10 या उससे ज़्यादा की एम्प्लॉयज़ होंगे, तब वो इसकी एलिजिबिलिटी बनती है, एप्लीकेबिलिटी बनती है। यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। एक्ट के अकॉर्डिंग ये मटर्निटी बेनिफिट उन वुमेन को बनता है जो एटलीस्ट लास्ट के 12 महीने में कम से कम 80 दिन का काम किया हो। अगर हम देख लेते हैं 1 अप्रैल से उसने ज्वाइन किया है तो 31 मार्च के बीच में एटलीस्ट उसने 80 दिन वर्किंग अपनी सर्विस रेंडर की होगी किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में, तो वो मटर्निटी बेनिफिट के लिए वो एलिजिबल हो जाती है। देन अगेन जो पेमेंट होगा वो कैसे होगा? वो जो उसको पेड लीव मिलेगी, मतलब कि वो छुट्टी पे तो रहेगी लेकिन उस छुट्टी पे भी उसको वो पेड मिलेगी, और जो कि उसका जो वेज होगा वो जो भी उसका डेली वेज हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी है। नाउ कम टू द डेफिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता हो कि सेपरेटली ईपीएफओ में डेफिनेशन आ जाए, क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि देखिए पीएसयू के एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं। तो मैं कंसिडर कर रही हूँ कि ये एग्ज़ाम जो भी लेबर लेजिस्लेशन का होगा वो मोर और लेस पीएसयू के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वैसे ही होंगे, या यूजीसी नेट के में जो एग्ज़ाम्स होते हैं लगभग लगभग वैसा रहेगा। हमने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस देख भी लिया है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन उठाए थे। हो सकता है लेवल इस बार इसका चेंज हो सके, तो हमें हर तरीके पे तैयार रहना है। तो देखिए चाइल्ड का यहाँ पे जो चाइल्ड है वो स्टिल बॉर्न चाइल्ड है। स्टिल का मतलब होता है मरा हुआ बच्चा पैदा होना, बच्चा हुआ है ये चाइल्ड में कंसीडर होगा। डिलीवरी मतलब कि बच्चे का जन्म हुआ है। कमीशनिंग मदर का मीन्स होता है कि बायोलॉजिकल मदर हु यूजेज हर एग टू क्रिएट एन एम्ब्रॉय प्लांटेड इन एनी अदर वुमेन। इसकी शॉर्ट का मतलब है सरोगेसी। आपने सरोगेसी सुना होगा, ठीक है। ये सरोगेसी मदर की यहाँ बात हो रही है। विमेन का मतलब है कि विमेन एम्प्लॉयड वेदर डायरेक्टली और थ्रू एनी एजेंसी फॉर द वेजेस इन एनी एस्टैब्लिशमेंट। वेजेस उसको जिसको पे हो रही हो, चाहे तो किसी कंपनी या एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्टली रिक्रूट किया हो या वो किसी एजेंसी के थ्रू रिक्रूट हुई है, वो दोनों ही एलिजिबल होंगे, वो विमेन कहलाएंगे। कंपनी में अडॉप्टिंग मदर, अडॉप्टेड चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 3 या 3 साल से उससे छोटे बच्चे को अगर अडॉप्ट किया है तब भी मैटरनिटी बेनिफिट के लिए एलिजिबिलिटी है। मिसकैरेज मतलब एक्सपल्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ ए प्रेग्नेंट यूट्रस एट एनी पीरियड प्रायर टू और ड्यूरिंग द 26th वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट डज नॉट इंक्लूड एनी मिसकैरेज दैट कॉजिंग of which is punishable under the Indian Penal Code 45 of 180। दैट मीन कि मिसकैरेज में ये कह रहे हैं कि जो यूट्रस है अगर वो किसी तरीके से नहीं रहता है, कब पहले या 26 वीक्स के या 26 वीक के दौरान जो लीव पीरियड रहता है तो वो कंसीडर होता है। लेकिन अगर कोई मिसकैरेज जो कि इंडियन पीनल कोड सेक्शन 45 ऑफ
1860 के तहत अगर कुछ ऐसा हुआ है तो वो पनिशेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव अभी तक हमें मोस्टली क्लियर हो गया है कि यहाँ पे वुमेन को उसकी प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग, मतलब मैटरनिटी टाइम के ड्यूरिंग उसको वो छुट्टी देना, मतलब कि छुट्टी देना, और फुल पेड एब्सेंस, मतलब कि आपका ये जो लीव पेड लीव प्रोवाइड करना, ताकि वो अपनी सेहत का और अपने होने वाले बच्चे का और होने के बाद भी अपना मदर और बेबी दोनों स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। वहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव है उनका। ठीक है, देन हम आते हैं, क्या होता है कि उनको डर रहता है कि अब अगर ये ऐसा हो गया तो हमने छुट्टी ले तो हमारी जॉब चली जाएगी, हमें रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो उस इनसिक्योरिटी को हटाने के लिए ये बेसिक इसका पर्पज़ ये है। तो ऑब्जेक्टिव ये था। हम की अमेंडमेंट यहाँ देखेंगे 2017 में जो अपडेशन हुए हैं उसको देखेंगे। तो पहले मैटरनिटी बेनिफिट 12 हफ्ते से लेकर 26 हफ्ते तक, 12 हफ्ते तक की मिलती थी, अब 26 हफ्ते की हो गई है। ठीक है, पेड लीव इंक्रीज कर दी गई है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि मैक्सिमम 8 वीक बिफोर द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट एंड द रिमेनिंग टाइम, मतलब कि 26 हफ्ते में 8 हफ्ते पहले आपको 8 हफ्ते पहले जो छुट्टी मिलेगी वो छुट्टी आपको डिलीवरी की, मान लीजिए आपकी अगस्त है तो अगस्त से 2 महीना पहले, एटलीस्ट 4, अगर आप 8 वीक गिनेंगे तो अराउंड 2 मंथ पहले आपको छुट्टी मिल सकती है। दैट मीन्स कि अगर अगस्त है तो जून जुलाई अगस्त, मतलब जुलाई में आप छुट्टी के लिए एप्लीकेबल हो मतलब वो विमेन एप्लीकेबल हो जाती है जुलाई से, फिर वो अगस्त, जुलाई और अगस्त उसको वो ब्रेक मिल जाता है। ठीक है, 4 वीक अराउंड। और उसके बाद रेस्ट जितनी भी छुट्टियां जाएंगी वो आफ्टर चाइल्ड केयर के लिए मिल जाएंगी। फॉर अ वुमन हु आर हैविंग 2 और मोर सर्वाइविंग चिल्ड्रन, हाँ, जिसके पहले से 2 या 2 से ज़्यादा सर्वाइविंग चिल्ड्रन है, उनके लिए पेड लीव 12 हफ्ते की है, 6 हफ्ते पहले और 6 हफ्ते बाद में डिलीवरी डेट के। ठीक है, मटर्निटी बेनिफिट फॉर अडॉप्टिंग एंड कमीशनिंग मदर, हम अडॉप्टिव देख लें 3 साल से पहले, और इसमें जो सरोगेसी मदर उन्हें भी 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ये हमारा की अमेंडमेंट हो गया। अब आप बेसिक शॉर्ट में एक चीज़ देख सकते हो कि लीव फॉर मिसकैरेज, अगर मिसकैरेज होता है तो 6 हफ्ते की छुट्टी मिल जाती है। ठीक है, एंड एडिशनल वीक अगर इलनेस है, मतलब कि तबीयत खराब है, तो 1 मंथ एक्सटेंशन मिलता है। ये मिसकैरेज का भी केस हो सकता है, और आपकी जो 26 वीक्स की अगर पेड लीव है उसके बाद भी आपको ये 1 मंथ लीव मिलता है, प्लस आपको वर्क फ्रॉम होम की भी फैसिलिटी मिलेगी। आगे हम देखेंगे इसे। देन इसके बाद आता है नर्सिंग ब्रेक। नर्सिंग ब्रेक जो है 4 टाइम्स जो है फीडिंग के लिए मिलता है, नर्सिंग ब्रेक को बोलेंगे। एंड ये इसमें इंक्लूडिंग आपका रेस्ट, वीमेन का रेस्ट इंटरवल भी होता है। ठीक है, फिर आता है कि अपील अगेंस्ट डिसीजन। इंस्पेक्टर अपॉइंट होते हैं अंडर सेक्शन 14, जिसके तहत अगर कोई वीमेन, अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर और वीमेन के बीच में या एम्प्लॉय के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है और उसका डिसीजन अगर वीमेन के अगेंस्ट में गया हो, वो सेटिस्फाइड नहीं है डिसीजन से, तो वो उसके अगेंस्ट 60 डेज के अंदर अपील कर सकती है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन। वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन ये अभी इन्होंने लेटेस्ट 2017 में जोड़ा गया है, एंड दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, ये उनके लिए है जहाँ पे आपकी 26 वीक्स जब एक्सपायर कर जाते हैं टाइम पीरियड, तब भी आप वुमेन चाहे तो घर पे बैठ के काम कर सकती है ये, लेकिन इसका म्यूचुअली एग्री होना चाहिए एम्प्लॉयर के साथ। कई जैसे आईटी सेक्टर्स हैं जहाँ पर तो वर्क फ्रॉम होम इजीली अवेलेबल होता है, बट कई ऐसे एस्टैब्लिशमेंट हैं जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, जहाँ पर जैसे लाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई जहाँ पे पर्सनली ही प्रेजेंट रहना पड़ता है, वहाँ पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, तो वहाँ के लिए थोड़ा मुश्किल है। फिर आता है क्रैश फैसिलिटी। ये क्रैश मतलब होता है कि जहाँ पे छोटे बच्चे रहते हैं और जहाँ पे जिसके पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं वहाँ पे उनके बच्चे वहीं देख रहे होते हैं, देख रेख में रहते हैं। एक ऑफिस में एक अलग से बना दिया जाता है रूम, वहाँ बच्चे रहते हैं। तो ये फैसिलिटी मैंडेटरी कर दी गई है वहाँ पे जहाँ पे ऐसे इस्टेब्लिशमेंट जहाँ 50 या उससे ज़्यादा के एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वहाँ के लिए दिया गया है। और परमिशन है कि आप 4 बार दिन में विजिट कर सकते हैं, मतलब 4 इंटरवल मिलता है ब्रेक का। ठीक है, फिर आता है एडुकेट वुमेन। ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि वुमेन को मटर्निटी बेनिफिट के बारे में अवेयर करे, ये आपके एम्प्लॉयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं वेजेस एंड मेडिकल बोनस। वेजेस मीन्स कि आपका देखिए हर जगह वेजेस सेम रहता है, जिसमें कि आपके बेसिक वेजेस जो होंगी प्लस डीएनएस अलाउंस जो होगा ये तो फिक्स्ड है, इसके अलावा कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। यहाँ पर आप देखिए कि कैश अलाउंस में डीएनएस अलाउंस
जो आपका कैश अलाउंस में आपका जो भी आपका बेसिक पे है वो तो आया ही आया, प्लस आपका डीए आया, प्लस यहाँ पे इन्होंने एचआरए भी डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे एचआरए भी आ गया, प्लस यहाँ पर कंसेशनल वैल्यू ऑफ फूड ग्रेन अदर आर्टिकल, जो भी उसको सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन से जो भी कंसेशनल मनी वैल्यू मिलती थी वो भी इंक्लूड होगा। क्या इंक्लूड नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि कोई भी बोनस जो इंसेंटिव के अलावा, यहाँ पे इंसेंटिव इनको मिलेगा, ठीक है, कोई भी बोनस जो इंसेंटिव के अलावा है वो नहीं मिलेगा, एलिजिबिलिटी नहीं है। और ओवर टाइम अर्निंग, ओवर टाइम वैसे भी नहीं कर रहे हैं तो उसकी कोई नहीं होगा। डिडक्शन ऑन पेमेंट मेड ऑन अकाउंट्स फॉर फाइन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेड और पेबल बाय एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा पेंशन फंड में डाला गया है उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है। प्रोविडेंट फंड और द बेनिफिट ऑफ दैट वुमेन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, उस पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए नहीं है। एनी ग्रेच्युटी पेबल एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, अगर सर्विस टर्मिनेट कहते हैं जो ग्रेच्युटी है उसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, एंड जो मेडिकल बोनस है ये शायद 2011 से ये 3500 रुपये मेडिकल बोनस दिया गया था। देखिए अब हम देखेंगे कि क्लेम इन केस ऑफ डेथ के टाइम पे क्या क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 केस है। पहला केस हम देखते हैं, इफ़ ए वुमेन डाइड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मटर्निटी लीव, अगर मटर्निटी लीव के टाइम पर ही 26 वीक का जो टाइम पीरियड उसमें डेथ हो जाती है अगर, तो एम्प्लॉयर नीड टू पे द मटर्निटी बेनिफिट ओनली फॉर द डेज अप टू एंड इंक्लूडिंग द डे ऑफ हर डेथ के टाइम पीरियड, जिस दिन तक की, जैसे अगर किसी वीमेन की अगर आज टुडे की डेट पे अगर डेथ हो जाती है तो आज तक का पैसा, और जिस दिन उसकी मटर्निटी लीव स्टार्ट हुई है वहाँ तक का पैसा एम्प्लॉयर को देना होगा। सेकंड केस है, इफ़ ए वुमेन डाइज ड्यूरिंग फॉलोइंग हर डिलीवरी, अगर डिलीवरी के टाइम पर अगर उसकी डेथ हो जाती है पर बच्चा है, तब एम्प्लॉयर क्या करेगा, वो एंटायर बेनिफिट पूरा पैसा वो देगा क्योंकि बेबी है। और अगर इन केस बेबी की भी डेथ हो जाती है तो भी एम्प्लॉयर इज लाइबल टू पे द मटर्निटी बेनिफिट अंटिल द डेथ ऑफ, जब तक बच्चा रहा है तब तक वो जो है पैसा वो उतने दिन तक का उसको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे 3 केस है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक वुमेन अगर मटर्निटी बेनिफिट पीरियड के टाइम ही डेथ हो जाती है तब उस दिन तक का, अगर वो ड्यूरिंग डिलीवरी डेथ हो जाती है और बेबी है तब भी उस देना है, एंटायर पीरियड का देना है। और अगर बेबी की भी डेथ हो जाती है तो जिस दिन तक बेबी रहा है उस दिन तक का मैटरनिटी बेनिफिट देना होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अगर एम्प्लॉयर ऐसा नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट क्या पेनल्टी होगी। तो पेनल्टी में हम ये देख सकते हैं कि 3 मंथ से लेके 1 साल तक की जेल हो सकती है। ठीक है, और जो फाइन होगा वो 2,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक का फाइन लग सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है। ठीक है गाइस, आज की डेट में ये एक्ट रिपील्ड हो चुका है। ठीक है, ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के साथ सबमर्ज्ड किया गया है, जिसमें अदर एक्ट हमारे एम्प्लॉयमेंट के जो अदर हम अभी तक EPFO का एक्ट देख चुके थे वो, प्लस इसके अलावा आपका ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये सारे माइंस एक्ट, ये सारे जाके सबमर्ज्ड हो गए। डिसेबिलिटी एक्ट, कई सारे 9 एक्ट हैं जो कि इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्ट, ये सारे जो है सिने वर्कर्स, ये सारे ही सोशल सिक्योरिटी में ऐड हो गए हैं। हम डिटेल में सोशल सिक्योरिटी जब देखेंगे तब कवर कर लेंगे। अभी के लिए, आज के लिए थैंक यू सो मच। एंड आपको अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर टुडे, बाय।